क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप फॉर द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। यानी आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 17, 46 और 93। और इन एटॉमिक नंबर से आप कैसे पता लगाओगे कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड ब्लॉक और ग्रुप में है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल को n से इंडिकेट करते हैं और यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, तो जो n की वैल्यू होती है वही पीरियड नंबर होता है, यानी ये एलिमेंट थर्ड पीरियड में है। ब्लॉक पता करना है हमें कौन से ब्लॉक में है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है, p में एंटर किया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स p में एंटर किया है तो ब्लॉक हो जाएगा p। ठीक है, अब जब p ब्लॉक होता है तो ग्रुप नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 2 और 5 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 7 इक्वल टू 70। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, तो 10 प्लस 7 17 ग्रुप हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर 46। क्लियर है। अब देखिए हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होती हैं, जिनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86 होता है। अब आप ये चेक करिए कि जो हमारा एटॉमिक नंबर 46 है इसके करीब कौन सी नोबल गैस है, वो है 36। तो 46 एटॉमिक नंबर के करीब वाली जो नोबल गैस है 54 नहीं लेंगे, 36 लेंगे। यानी जो गिवन एटॉमिक नंबर होता है उससे कम होना चाहिए। तो 54 तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 46 से कम 36 सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है। तो हम 46 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्रिप्टन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, क्रिप्टन से। ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 36 है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखिए 46 में से 36 आप माइनस करेंगे। अभी आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं। अब आपको अबाव प्रिंसिपल याद होगा, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। वो था 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। ठीक है, इस तरीके से आगे तक रहता है ये। तो आप ये चेक करिए कि 36 क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक है।
यानी सबसे पहले 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरीके से 36 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। 4s2 3d10 और 4p6, ये 36 हो गए। ये 10 और 10 20 और 10 30, ये 36। यानी यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो क्रिप्टन का हो चुका है। ठीक है, ये 36 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। अब आपको 10 और फिल करने हैं। तो अब आगे आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5s2। ठीक है, अभी 8 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो ये कितना हो गया 4d8। अब काउंट करो ये टोटल 46 हैं या नहीं। अब ये टोटल 46 हैं। 36 हो गया हमारा क्रिप्टन। ठीक है, और 5s2 38 और 4d8 में 38 और 8 46। तो अब देखिए हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो है 5s2। आउटर मोस्ट शेल ये है और इसमें n की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो गया हमारा पीरियड नंबर। ठीक है, ब्लॉक कैसे पता करेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? डी में किया, तो ब्लॉक हो गया हमारा डी। अब हमें ग्रुप नंबर पता करना है। तो जब डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो ग्रुप नंबर पता करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस ns ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो ये हमारा है n-1d और ये है ns। ठीक है, तो n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 प्लस ns में कितने हैं 2, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 93। अभी बताया था 93 के सबसे करीब कौन सी नोबल गैस होगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, रेडॉन 86 ये सबसे करीबी हो गई, तो यहाँ लिखेंगे हम रेडॉन 86। ठीक है, अब अगेन आपको आफवाउ प्रिंसिपल से 86 फिल करना है। पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। पहले काउंट कर लो ये 86 हैं या नहीं। 10 और 10 20 30 38 ही हुए हैं अभी। फिर आ गए हम 4d10। ठीक है, फिर 5p6 6s2 4f14। ठीक है, और फिर 5d10 के बाद 6p6। अब काउंट करो तो ये 10 और 10 20 10 30 38 48 56 और 10 56 और 10 66 70 80 और ये 86 हो गए। ठीक है, अब 6p6 तक
आपके 86 हो गए। अब 6p के बाद आता है 7s2, तो यहाँ लिखा जाएगा 7s2, ठीक है। और उसके बाद आता है 5f, ठीक है। 5f में कितने जाएंगे 5, तो 7s2 5f 5। अब काउंट करो, टोटल 93 होने चाहिए, टोटल 93 हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल आपका 7 है, यही इसका पीरियड नंबर हो गया, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन F में एंटर कर रहा है, तो F ब्लॉक हो गया। और F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ग्रुप नंबर हमेशा 3rd ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। हमें चेक करना है कि CO N पॉजिटिव O और N2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। तो देखो CO में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और ऑक्सीजन के पास 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो एटॉमिक नंबर के बराबर लिख दो, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। N पॉजिटिव O का निकालना है 7 - 1, क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए -1, और ऑक्सीजन 8, तो 6 + 8 14 हो गया। और N2 में 2 × 7 ये भी 14, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन इसमें जो हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, जैसे NO2, CO2 और N2O, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन 14 नहीं, नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन 7 + 2 × 8, तो 7 + 16 कितना हो गया 23। और यहाँ देखेंगे कार्बन 6, 2 × 8, तो 6 + 16 ये कितना हो गया 22, यानी ये 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये 22 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो आपको O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव ये दे रखे हैं। देखो इनमें अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो O2 नेगेटिव में 8 + 2 = 10, Na पॉजिटिव 11 - 1 = 10, F नेगेटिव 9 + 1 = 10, Mg2 पॉजिटिव 12 - 2 = 10, यानी सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। अब इनके प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं P यानी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोटॉन पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9 और मैग्नीशियम का 12, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, जिसका E/P रेशियो ज़्यादा होगा तो उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब E/P रेशियो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, तो E/P रेशियो 10/8 आ रहा है, इसका 10/11, इसका 10/9 और इसका 10/12, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा E/P रेशियो, E/P रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा E/P रेशियो है O2 नेगेटिव का। तो
तो O2 नेगेटिव का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर E/P रेशियो किसका है? F नेगेटिव का। उसके बाद Na पॉजिटिव का, और सबसे कम E/P रेशियो Mg2 पॉजिटिव का है, इसलिए उसका साइज़ सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। नंबर 1 कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। आपको पता होना चाहिए जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं साइज इंक्रीज करता है, और एलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी पोजीशंस चेक कर लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन से नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। ये ग्रुप नंबर 14 और ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन और नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 के, और फॉस्फोरस और सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 के। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कार्बन और नाइट्रोजन ये हमारे पीरियड नंबर 2 के हैं, और फॉस्फोरस और सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 के हैं। तो जब हम पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 की तरफ चलेंगे डाउन द ग्रुप, तो साइज़ बढ़ता है। इसका मतलब पीरियड नंबर 3 वालों का साइज़ पीरियड नंबर 2 से छोटा ही होगा। जब हम पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 की तरफ चलेंगे तो वो डाउन द ग्रुप हुआ ना, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। इसका मतलब पीरियड नंबर 3 वालों का साइज़ 2 वालों से बड़ा होगा, यानी फॉस्फोरस और सिलिकॉन का साइज़ कार्बन और नाइट्रोजन से बड़ा होगा। अब बात करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो आप पोजीशन देखिए, कार्बन से नाइट्रोजन, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन। जब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ चलोगे तो ये अलोंग द पीरियड होगा, और अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज़ घटता है। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में से, इस तरीके से लिख लेते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन का साइज़ बड़ा और नाइट्रोजन का छोटा। और फॉस्फोरस और सिलिकॉन में से किसका साइज़ बड़ा या छोटा होगा? फॉस्फोरस और सिलिकॉन में से सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होगा, फॉस्फोरस का छोटा, क्योंकि अगेन सिलिकॉन से फॉस्फोरस चलोगे लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ डिक्रीज़ करता है, यानी सिलिकॉन का साइज़ बड़ा, फॉस्फोरस का छोटा। ठीक है, तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा कि फॉस्फोरस और सिलिकॉन में से सिलिकॉन का साइज़ बड़ा, तो सबसे बड़ा साइज़ सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद फिर अब हम आ गए कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का साइज़ बड़ा और नाइट्रोजन का छोटा, तो ये ऑर्डर होगा। अच्छा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिलिकॉन और फॉस्फोरस इन दोनों का साइज़ कार्बन और नाइट्रोजन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस और सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 में आते हैं, और ये कार्बन और नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 में। तो 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हमें दे रखा है, पोटेशियम, सोडियम, आर्गन, Cl, F और Ne। देखो ये पीरियड नंबर 4 का है, पोटेशियम, सोडियम, आर्गन और क्लोरीन ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट है, और ये पीरियड नंबर 2 के। तो क्योंकि पोटेशियम पीरियड नंबर 4 का है तो सबसे बड़ा साइज़ पोटेशियम का होगा। उसके बाद 4 के बाद हम 3 की बात कर लेते हैं। तो इनमें आर्गन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस का साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो Na, Ar और Cl में से सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा? Ar का।
अब अगर हम Na और Cl की पोजीशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो Na पहले आता है और Cl बाद में, यानी लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो साइज़ घटता है, तो Na का साइज़ Cl से बड़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड नंबर 2 वालों की। F और Ne, इसमें Ne नोबल गैस है, तो सीधी सी बात है Ne का साइज़ F से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि राइट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। ठीक है, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है Mg, Al, सल्फर, फॉस्फोरस, Cl, इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ज़रा गौर से देखेंगे, Mg का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एंड में 3H2 आएगा, यहाँ 3p1 आएगा, सल्फ़र के केस में 3p4, 3p3 और 3p5। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे, सबसे पहले इनकी पोजीशन देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होती है। देखो यहाँ पर n = 3, सब में n = 3 है, यानी ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। पर ये अरेंज किस तरीके से होते हैं, Mg, Al, P पहले आता है, सल्फ़र बाद में, फिर Cl। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जब हम Mg से Cl की तरफ चलेंगे लेफ़्ट से राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले Mg और Al की। ठीक है, Mg और Al, Mg 3H2 होता है और Al 3p4 होता है। तो सभी को पता है न्यूक्लियस के सबसे पास S होता है और फिर उससे दूर P, फिर D, फिर F। ठीक है, तो क्योंकि S सबसे पास होता है न्यूक्लियस से, इसलिए S में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होता है एज़ कंपेयर टू P। इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, यानी ये ऑर्डर हो गया Al < Mg, क्योंकि एल्यूमिनियम में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो वो P में से निकलेगा, मैग्नीशियम में S में से निकलेगा। S से निकालना ज़्यादा कठिन है क्योंकि S न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। उसके बाद Al और Mg के बीच की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस और सल्फ़र। आप देखो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P3 आ रहा है। P3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सल्फ़र से ज़्यादा होगी। क्या रीज़न निकल के आया, क्योंकि फॉस्फोरस का हाफ फिल्ड P3 हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और एंड में क्या बच गया, Cl बच गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ 2p3 आएगा, यहाँ 2p4, ये 3p4 और 3p3, यानी ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड के। तो सेकंड से थर्ड पीरियड डाउन द ग्रुप चलोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो ये बात तो क्लियर है
कि जो थर्ड पीरियड वाले हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जबकि सेकंड पीरियड वालों की ज़्यादा होगी। अब सल्फ़र और फॉस्फोरस में से भी, सल्फ़र और फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, क्योंकि P3 क्या हो गया, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फॉस्फोरस की ज़्यादा हो गई सल्फ़र से। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का भी P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, P3 अगेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो आपको अरेंज करने हैं एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आपको पहला दे रखा है ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। इसमें से क्लोरीन ग्रुप 17 का है। ग्रुप 17 का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए Cl सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस वजह से Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फ़र की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन सल्फ़र ग्रुप 16 के हैं। ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फ़र नीचे। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा है। वैसे होना क्या चाहिए कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है तो O की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दिस इज़ रॉन्ग। ऑक्सीजन की सल्फ़र से कम होती है। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ईज़िली गेन नहीं कर पाता, क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा है ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की उसके पास बहुत कम जगह होती है। इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से कम हो जाती है। तो ऑर्डर इस तरीके से हो गया।